गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी प्रथम पुस्तक सृजन के पद्य खंड के पाठ 9 मेरा नया बचपन, ये कविता सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखित है के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन परिचय को समझते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 ईस्वी में प्रयाग में हुआ और इनकी मृत्यु 1948 ईस्वी में हुई। क्योंकि हम ये समय देख रहे हैं उनकी जन्म का और मृत्यु का, उस समय भारतीय लोग जो थे वो स्वतंत्रता संग्राम की तैयारी में लगे हुए थे और भारत को आज़ादी दिलाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे थे। तो सुभद्रा कुमारी चौहान प्रयाग में ही पैदा हुई और उनकी आरंभिक शिक्षा वहीं हुई और 5 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपनी पहली कविता लिखी थी। क्योंकि समय ऐसा था जब चारों ओर स्वतंत्रता संग्राम के प्रयास किए जा रहे थे, तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने भी स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो इसके लिए कई बार जेल भी गई। मूलतः वे कवित्री थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कवित्री और एक राजनीति दोनों के रूप में भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रूप से निभाई। इनकी कविताओं में हमें 2 प्रवृत्तियाँ मिलती हैं। पहली प्रवृत्ति है राष्ट्रीय भावना की, क्योंकि उस समय का वातावरण ही ऐसा था कि उन पर राष्ट्रीय भावना बहुत ज़्यादा बलवती रही। और दूसरा मिलता है घरेलू जीवन की, और इस प्रवृत्ति को हम इनकी कविता मेरा नया बचपन में देख सकते हैं। इनकी जो कविताएं हैं उसमें राष्ट्रीय भावना से युक्त कविताएं मिलती हैं और इनकी जो कविताएं थी उन पर समसामयिक घटनाएं, राष्ट्र प्रेम और संस्कृति का हमें गहरा असर दिखाई देता है। क्योंकि समय ऐसा था कि सभी लोग स्वतंत्रता के लिए प्रयास कर रहे थे, तो उनकी कविताओं में हमें राष्ट्र प्रेम की जो भावना है वो कूट कूट कर दिखाई देती है। फिर बात करते हैं इनकी काव्य प्रतिभा की। तो इनकी जो काव्य प्रतिभा थी वो नैसर्गिक थी, क्योंकि इन्हें बचपन से ही कविताएं लिखने का शौक़ था और 5 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपनी पहली कविता लिख दी थी। तो मान सकते हैं कि ये इन्हें नैसर्गिक यानी जन्म से ही ये प्रतिभा प्राप्त हुई थी। और उनकी कविताओं में जटिल से जटिल विषय को भी सहज और सरल शब्दों में अभिव्यक्ति मिलती है। इसके लिए हम एक उदाहरण देख सकते हैं। झांसी की रानी सबसे प्रसिद्ध कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान की। इनकी इस कविता को उन्होंने बुंदेलखंड में गाए जाने वाले एक छंद के रूप में लिया था, और जो कि वहाँ के लोगों को कंठस्थ थी। झांसी की रानी कविता लिखने के बाद अंग्रेज भी उससे प्रभावित हुए और उन्होंने इस कविता को बंद कर दिया या इस पर उन्होंने रोक लगा दी। फिर भी ये कविता लोगों को कंठस्थ थी और इस कविता ने कई लोगों के मन में, जो भारतीय थे, जो स्वतंत्रता संग्राम में अपना प्रयास कर रहे थे, उनके मन में आज़ादी की अलख जगाई। अब हम देखते हैं इनकी और भी जो रचनाएं हमें प्राप्त होती हैं। इन्होंने कहानी और निबंध दोनों विधाओं में भी लिखा। बिखरे मोती तथा उन्मादिनी ये इनकी कहानी संकलन है, और निबंध विधा के रूप में इन्होंने जो भी समसामयिक घटनाएं थी, यानी उस समय जो भी घटनाएं घटित हो रही थी, उसी के आधार पर निबंधों की रचना की थी। सेमसरिया पुरस्कार इनकी कहानियों के लिए इन्हें 2 बार प्राप्त हुआ, और इनकी रचनाओं में हमें उदात्त आदर्शवाद की अभिव्यक्ति दिखाई देती है। प्रमुख रूप से ये कवित्री रहीं, लेकिन साथ में इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास भी किए। अब हम बात करते हैं मेरा नया बचपन जो कविता है उसके बारे में। तो बचपन किसी भी व्यक्ति का या किसी भी मनुष्य का सबसे सुंदर या सबसे प्यारा समय होता है, जो कि चला जाता है तो वापस लौट कर नहीं आता। इसी समय को सुभद्रा कुमारी चौहान ने बहुत ही सुंदर शब्दों में प्रस्तुत करने का प्रयास इस कविता के माध्यम से किया है। जब उनकी पुत्री हुई तो उन्होंने अपनी पुत्री के साथ में फिर से अपने बचपन को जिया, यानी जो घटनाएं उनकी पुत्री के साथ उस समय घटित होती थी या जो हरकतें उनकी पुत्री किया करती थी, उससे उन्हें अपना स्वयं का बचपन भी याद आ जाता था। तो उन्होंने मेरा नया बचपन इस कविता का शीर्षक इसीलिए दिया क्योंकि अपनी पुत्री के साथ उन्होंने फिर से अपना बचपन जिया था। तो देखते हैं इस कविता को कि उन्होंने किस तरह से अपना नया बचपन जिया। स्टूडेंट्स, सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन परिचय को समझने के बाद हम उनके द्वारा रचित मेरा नया बचपन का कविता को विस्तार से समझते हैं। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। चिंता रहित खेलना खाना वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद।
ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी वहाँ झोंपड़ी और चित्रों में रानी। आगे इस कविता में कवित्री अपने बचपन के समय को याद करती हुई कह रही हैं। और जो बचपन होता है वो हर व्यक्ति का सबसे मधुर समय होता है, सबसे सुनहरा समय होता है। उस समय व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती, वो हर तरह से स्वतंत्र होता है। उसी का वर्णन कवित्री ने यहाँ पर किया है कि हे बचपन, बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, कि हे बचपन, मुझे तेरी जो मधुर यादें हैं वो बार बार आती हैं, बार बार सताती हैं। गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी, और मैं बड़ी हुई, मेरा बचपन चला गया। और ऐसा लगता है कि जब बचपन गया तो जीवन की जो सबसे मस्त खुशी थी ना, वो खुशी भी उसी के साथ चली गई। चिंता रहित खेलना खाना वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, बिना किसी चिंता के खेलना, कहीं भी कुछ भी खा लेना, बिना मतलब बिना उद्देश्य के फिरते रहना, निर्भय स्वच्छंद, और स्वतंत्र रूप से बिना किसी डर के घूमते रहना। डर होता था तो सिर्फ एक माता पिता की डांट का, जो भी बच्चे हंसी में उड़ा देते हैं। कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद, और इतना सुंदर, इतना अतुलित जो आनंद है, उस आनंद को जिसको हम तोल नहीं सकते, जिसको हम माप नहीं सकते, ऐसे आनंद को कोई भी व्यक्ति कैसे भूल सकता है। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी वहाँ झोंपड़ी और चित्रों में रानी। आगे कवित्री कह रही हैं कि बचपन का समय ऐसा होता है जब बच्चा छोटा होता है, नादान होता है, तो उसे ऊंच नीच का आभास या ज्ञान नहीं होता। उसे वह यह नहीं देखता है कि मेरा मित्र किस जाति का है, किस धर्म का है, अमीर है या गरीब है, या किस समाज से, किस संप्रदाय से वो जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ऊंच नीच का ज्ञान नहीं रहता है, और छुआछूत भी बचपन में नहीं मानी जाती है। बनी हुई थी वहाँ झोंपड़ी और चित्रों में रानी। और यहाँ वो कह रही हैं कि किसी झोंपड़ी में, और झोंपड़ी और किसी गरीब की झोंपड़ी में, जहाँ चिथड़े, चिथड़े का मतलब है बहुत ही फटे बिस्तर, फटे वस्त्र, उसमें रानी के समान बचपन जो है वो जिया जा रहा है। किए दूध के कुल्ले मैंने, चूस अंगूठा सुधा पिया, किलकारी किल्लोल मचाकर सोना घर आबाद किया। अब वो स्वयं अपने बचपन की बात याद करती हुई कह रही है, और ये बचपन उन्हें अपनी पुत्री के बचपन को देखकर याद आता है। जब जो कवित्री हैं वो अपने बेटी को बचपन में देखती हैं तो उन्हें अपने बचपन की यादें आती हैं, और उसी का वर्णन उन्होंने किया है कि किए दूध के कुल्ले मैंने, चूस अंगूठा सुधा पिया। सुधा का अर्थ होता है अमृत, सुधा का अर्थ होता है अमृत। और कुल्ला करना मतलब आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे सुबह उठते ही दूध पी लेते हैं बिना ब्रश किए, बिना कुल्ला किए। तो कह रहे हैं कि किए दूध के कुल्ले, सीधे ही कुल्ले ही उनके किससे हुए हैं, दूध से। तो कह रहे हैं किए दूध के कुल्ले मैंने, और चूस अंगूठा सुधा पिया। और छोटे बच्चों को अंगूठा पीने का जो आनंद है ना, वो बहुत ज़्यादा आता है। इस आनंद का रस कोई और नहीं ले सकता। तो बच्चे छोटे आपने देखे होंगे, आप में से कई लोगों ने, खुद ने भी अंगूठा पिया होगा। तो कह रहे हैं कि उस अंगूठे के अंदर जैसे कोई अमृत की प्राप्ति होती है किसी भी बच्चे को, तो वो उस रस में व्याप्त रहता है। किलकारी किल्लोल मचाकर सोना घर आबाद किया। और छोटे बच्चों का आपने देखा होगा घर में बिना मतलब जोर जोर से चिल्लाते रहते हैं, किल्लोल मारते रहते हैं, हंसते हैं तो जोर जोर से हंसते हैं, रोएंगे तो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसेंगे। तो उनका ये जो हंसना रोना है, शोर मचाना है, इससे जो किसी भी व्यक्ति का सूना घर है वो आबाद हो जाता है, खुशहाली उस घर में व्याप्त हो जाती है। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिलाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। और कई बार तो ऐसे देखा होगा आपने कि बच्चा सिर्फ जोर जोर से चीख रहा और रो ही रहा है, उसके आंसू नहीं आते हैं। तो रोना मचल जाना, किसी भी चीज़ के लिए ज़िद कर लेना। छोटे बच्चों को आपने देखा होगा सड़क पे ही लोटपोट हो जाएंगे, खिलौने के लिए ज़िद कर लेंगे या किसी भी चीज़ के लिए ज़िद कर लेंगे, और उसके लिए जोर जोर से रोएंगे, भले ही आंखों से आंसू ही नहीं आ रहे। लेकिन कई बार उनका रोना सच में भी होता है, जो दर्द वाला होता है कि अगर चोट लग गई है तो कई बार बच्चे के आँख से जो आंसू निकलते हैं वो सच वाले आंसू होते हैं, दर्द के आंसू होते हैं। तो बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे।
और अगर बच्चा किसी चीज़ के लिए मचल जाता है, जैसे उसे किसी की गोद चढ़ना है, कोई खिलौना चाहिए या कोई उसकी इच्छा की पूर्ति उसे करवानी है, तो ज़ोर ज़ोर से रोएगा, मचलेगा, ज़िद करेगा और चुप होता ही नहीं है। थक हार कर जो बड़े होते हैं वो क्या करते हैं, उसे गोद में उठा लेते हैं, उसकी उस बात को मान जाते हैं या उसकी उस ज़िद को पूरा कर देते हैं। तो यहाँ उनके जो बड़े बड़े मोती से आंसू हैं ना, वो उन्हें जयमाला पहना रहे हैं। जयमाला का अर्थ यहाँ पर है कि वो बच्चा जीत जाता है, विजयी हो जाता है अपनी जिद को पूरा करवाने में। मैं रोई, माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया। आगे वो कह रही है कि और मैं रोई है, स्वयं की बात कर रही है कि जब मैं रोई तो मेरी माँ जो है वो काम छोड़कर आई और मुझे गोद में उठा लिया। और हर बच्चे के साथ यही होता है, अगर उसे खेलने के लिए छोड़ रखा, वो जोर जोर से रोता है तो उसकी माँ या घर में जो भी परिवार का सदस्य है वो आकर उसे गोद में उठा लेता है। और झाड़ पोंछ कर चूम चूम कर यानी उसे प्यार किया जाता है और उसके गीले गालों को सुखा दिया, ऐसा कवित्री अपना अनुभव बताती हैं। दादा ने चंदा दिखलाया, नैन नीर युद्ध दमक उठे, धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे दमक उठे। और आगे वो कह रही हैं कि मैं रो रही थी तो पहले तो मेरी माँ ने मुझे गोदी में लिया और उसके बाद में मेरे दादा ने मुझे क्या दिखलाया, चांद दिखलाया, चंदा दिखलाया। तो मेरे जो नैन थे जो कि आंसुओं से भरे हुए थे, आंसू थे उसमें, आंसू चमक रहे थे, तो उस समय उस चांद को देखकर मेरी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे दमक उठे। और उस समय आंसुओं से लिप्त जो मुस्कान थी, रोते हुए चेहरे पर जो मुस्कान आई, उस रोते हुए चेहरे की मुस्कान को देखकर जो बाकी लोग थे जो बहुत देर से परेशान हो रहे थे कि बच्चा क्यों रो रहा है, क्यों चुप नहीं हो रहा, तो उनके चेहरे भी चमक उठे। वह सुख का साम्राज्य छोड़कर मैं मतवाली बड़ी हुई, लुटी हुई कुछ ठगी हुई सी दौड़ द्वार पर खड़ी हुई। लाज भरी आंखें थी मेरी, मन में उमंग रंगीली थी, तान रसीली थी कानों में, मैं चंचल छैल छबीली थी। आगे कवित्री अपना अनुभव बता रही हैं कि मैं वो जो सुख का साम्राज्य था यानी बचपन का जो आनंद था, उस आनंद के साम्राज्य को छोड़कर मैं मतवाली क्या हो गई, बड़ी हो गई, सयानी हो गई, लूटी हुई कुछ ठगी हुई सी दौड़ द्वार पर खड़ी हुई। और बड़े होने के बाद ठगी हुई सी दौड़कर बाहर जाने के लिए प्रयास किया, लेकिन इस बात का आभास कराया गया या इस बात का आभास हुआ कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं इस तरीके से द्वार से बाहर नहीं जा सकती हूँ, तो मैं ठगी हुई सी दौड़ती हुई उस द्वार पर खड़ी रह गई, यानी मेरे ऊपर अंकुश लगाए गए। लाज भरी आंखें थी मेरी, मन में उमंग रसीली थी, रंगीली थी, और मेरी जो आंखें थीं उनमें लाज थी, शर्म थी, लज्जा थी, और मन में बहुत सारे उमंग थे, बहुत सारे सपने थे। तान रसीली थी कानों में, मैं चंचल छैल छबीली थी। और कविता अपने लिए कह रही है कि मैं व्यवहार से कैसी थी, बहुत ज़्यादा चंचल थी, अपने मिजाज से, अपने स्वभाव से बहुत ज़्यादा चंचल छैल छबीली सी थी। और तान रसीली थी कानों में, और कानों में एक मधुर गूंज हमेशा महसूस होती रहती थी। दिल में एक चुभन सी थी, यह दुनिया अलबेली थी, मन में एक पहेली थी, मैं सबके बीच अकेली थी। मिला खोजती जिसको, हे बचपन ठगा दिया तूने, अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने। आगे वो कह रही है कि मेरे दिल में एक चुभन सी थी, ये दुनिया कैसी है, अलबेली सी, ये दुनिया कैसी है, बहुत ही स्वार्थी। इस दुनिया को जैसे जैसे समझा वैसे वैसे दिल में एक चुभन सी महसूस हुई, और मन में एक पहेली सी थी कि मैं सभी लोगों के साथ हूँ, यानी मेरे आसपास बहुत सारे लोग हैं, मेरे समाज के लोग हैं, मेरे मित्रगण हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं, लेकिन फिर भी मैं इन सब के बीच में अपने आप को अकेला महसूस करने लगी। मिला खोजती थी जिसको, है बचपन ठगा दिया तूने, और बड़ी ही मुश्किल से ये बचपन मुझे प्राप्त हुआ था, तो हे बचपन तूने मुझे किस जवानी से मिला दिया, यानी तू तो मेरा साथ छोड़कर चला गया, तूने मुझे ठग लिया, मैंने तुझ पर भरोसा किया था लेकिन तू तो बहुत जल्द ही चला गया, और कहाँ तूने मुझे इस जवानी के फंदे में फंसा कर छोड़ दिया। यानी जवानी के साथ में हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे अंकुश आते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आती हैं, बहुत सारे कर्तव्य निभाने होते हैं,
तो उन सब के बीच में अब मैं फंस चुकी। माना मैंने युवा काल का जीवन खूब निराला है, आकांक्षा पुरुषार्थ ज्ञान का उदय मोहने वाला है, किंतु ये झंझट है भारी, युद्ध क्षेत्र संसार बना, चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी है भार बना। आगे कवित्री कह रही है कि ये जो युवावस्था का समय होता है, ये जो जवानी का समय होता है, ऐसा माना जाता है ये भी अपने जीवन काल का बहुत ही सुंदर और निराला समय होता है। तो कवित्री कह रही है कि मैं मानती हूँ इस बात को कि युवा काल का जो समय है जीवन का बहुत ही निराला समय है, लेकिन साथ में आकांक्षा पुरुषार्थ ज्ञान इन सब का उदय मन में होने लगता है और इन सब के प्रति मोह जागने लगता है, किंतु ये झंझट है भारी। लेकिन ये जो समय है वो समय बहुत ही ज़्यादा भारी है, युद्ध क्षेत्र संसार बना, ये जो समय है वो इस तरह का है कि चारों ओर सभी लोग अपने स्वार्थ के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, और इस तरह के युद्ध क्षेत्र में मैं चिंता के चक्कर में पड़ गई और मेरा जो जीवन है वो एक भार, एक समस्या, एक मुसीबत के समान मुझ पर आ गया या पड़ गया। यानी जैसे जैसे बड़ी हुई वैसे वैसे इस सांसारिक माया मोह जिम्मेदारियाँ इन सब के बीच में फंसने के बाद मुझ पर क्या आ गया, बहुत सारा भार आ गया, बोझ आ गया, और इस बोझ के चक्कर में ही मुझे ये जीवन भी एक बोझ के समान ही लगने लगा। आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली ये अपनी प्राकृत विश्रांति। तो इतने बड़े होने के बाद और ये जो समय है वो सारा समय अपना जीवन बिताने के बाद कवित्री जो हैं वो अपने मधुर बचपन को याद करती हुई कहती हैं कि हे बचपन तू एक बार फिर से आ जा। वो जानती हैं कि वो नहीं आ सकता है, लेकिन फिर भी अपनी इच्छा से उसे कहती हैं कि आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, कि तेरी जो निर्मल यानी शुद्ध जो शांति थी, वो जो प्रेम भाव था सबके प्रति, वो शांति फिर से मुझे मिल जाए। व्याकुल व्यथा मिटाने वाली ये अपनी प्राकृत विश्रांति। और इतना बड़ा होने के बाद में मेरा मन जो है वो व्याकुल रहता है, तो उस व्याकुलता को मिटाने में भी वो बचपन ही मेरा सहायक बन सकता है। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। और फिर से वो बचपन को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि वह भोली सी मधुर सरलता, कि वो जो भोली सी मधुर सरलता थी, स्वभाव में भी क्या होता है बच्चों के बहुत ज़्यादा सरलता होती है, उनके मन में छल कपट की भावना नहीं होती, वो निर्मल होते हैं, शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं। तो कह रहे हैं कि वह प्यारा जीवन निष्पाप जिसमें कोई पाप नहीं हो, ऐसा जीवन मेरा फिर से लौट आए, क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। और संताप का अर्थ हम लेते हैं दुख से, पीड़ा से, जो किसी भी मनुष्य के जीवन में व्याप्त होती है। तो कह रहे हैं कि हे मधुर बचपन तू फिर से लौट आ, और लौट कर आने के बाद क्या तू मेरे मन का जो दुख है, जो संताप है, जो पीड़ा है, क्या तू उसे दूर कर पाएगा। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। आगे कवित्री बता रही हैं कि मैं जब परेशान हो रखी थी अपने जीवन में, संघर्षों से थक चुकी थी, उस समय मैं अपने बचपन को फिर से बुला रही थी कि ये बचपन तू लौट आ, ताकि मैं फिर से उस निर्मल निष्पाप प्रेम को महसूस कर सकूं। इतने में ही जो कवित्री हैं उनकी छोटी सी बिटिया है वो बोल उठती है, किलकारी मारती है, नंदन वंशी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। और उसकी किलकारी से वो कह रहे हैं कि मेरी जो छोटी सी कुटिया थी, मेरा जो घर था, वो नंदन वन के समान फला फूला नजर आने लगा। माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। और आगे वो कहती हैं कि मेरी जो बेटी है वो मुझे माँ कहकर संबोधित करती है, मुझे बुलाती है, और क्या खाकर आई थी वो बाहर से, मिट्टी खाकर आई थी। आपने भी देखा होगा छोटे बच्चे मिट्टी खाना बहुत पसंद करते हैं, बाहर जहाँ भी उन्हें मौका मिल जाए या दीवारों से ही उसकी पपड़ी उतार उतार कर उसी को खाते
रहते हैं, तो उन्हें ये खाना बड़ा प्रिय होता है। तो कह रही हैं कि वो मुझे माँ ओ माँ कहकर आवाज़ देती है, बुलाती है और मिट्टी खाने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है। वो भी मुझे मिट्टी खिलाने के लिए अपने साथ लेकर आती है, कुछ मुँह में और कुछ हाथ में लेकर आती है, यानी वो ये चाहती थी कि वो मुझे भी मिट्टी खिलाए। पुलक रहे थे अंग, रगों में कौतूहल था छलक रहा, मुँह पर थी आह्लाद लालिमा, विजय गर्व था झलक रहा। और उस समय उसका जो दृश्य है वो कितना सुंदर दृश्य लग रहा था कि पुलक रहे थे, यानी बहुत प्रसन्न थे उसके जो अंग। अंग कैसे थे? मिट्टी में भरे हुए। और दृग यानी आंखें, नेत्र, जिसमें कौतूहल छलक रहा था। और मुंह पर आह्लाद लालिमा थी, यानी बहुत ज़्यादा प्रसन्नता थी, विजय गर्व था झलक रहा। और उसे लग रहा था जैसे कि वो बहुत बड़ा काम कर कर आई है, कुछ अच्छा काम करके आई है, तो उसके चेहरे पर एक विजय गर्व का भाव झलक रहा था। बताना चाहती थी वो कि देखो माँ, मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। मैंने पूछा, यह क्या लाई? बोल उठी माँ, काओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम खाओ। और मैंने पूछा अपनी बिटिया से कि तुम क्या लाई हो? तब वो बड़े प्यार से तुतलाती भाषा में बोलती है कि माँ, काओ। और उसकी ये तोतली भाषा, ये जो मीठी मधुर आवाज़ है, उसे सुनकर जो कवित्री हैं वो प्रफुल्लित हो जाती हैं, खुश हो जाती हैं, उसका हृदय खुशी से भर जाता है। और वो उसे जवाब में कहती है कि ठीक है, तुम खाओ। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया, उसकी मंजू मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया। और आपने खुद ने भी स्वयं अपने जीवन में ये चीज़ अनुभव किया होगा कि छोटे बच्चों को देखकर हमारे चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान आ जाती है। हम चाहे किसी भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मन उदास है, ऐसे में अगर हमें छोटा सा बच्चा मिल जाए तो उस बच्चे को देखकर हम अपने सारे दुख को भूल जाते हैं, अपने उदासी को भूल जाते हैं और हमारा मन प्रसन्नता से खिल जाता है। उनकी जो हरकतें होती हैं, उनका जो बोलने का, खेलने का जो तरीका होता है, या उन्हें अपने आप में ही कुछ न कुछ करते हुए व्यस्त देखकर भी उन पर बड़ा सा प्रेम आता है और वो बहुत ही प्यारा और सुंदर दृश्य लगता है। तो कह रही हैं कि मेरी बिटिया को देखकर मुझे भी ऐसा लगा जैसे कि मैंने फिर से अपना बचपन पा लिया है, यानी वो अपनी बेटी के रूप में अपने बचपन को जीती हैं। उसकी मंजू मूर्ति, मंजू का अर्थ होता है सुंदर, तो वो कहती हैं कि उसकी जो मंजू मूर्ति है उस समय उसे देखकर मुझ में नव जीवन आ गया। यानी जो मैं उदास हो गई थी ये सोचकर कि हाय मेरा बचपन चला गया और ये जवानी आ गई और मैं बड़ी चिंतित जीवन को जी रही हूँ, तो वो कहती हैं कि उस समय उसकी जो सुंदर मूर्ति है, वो जो दृश्य है, उसे देखकर मुझ में नया जीवन आ गया। आपने भी छोटे बच्चों को मिट्टी खाते हुए ऐसे मिट्टी में सना हुआ देखा होगा, तो बड़े ही प्यारे लगते हैं। मैं भी उसके साथ खेलती, खाती हूँ, तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। और आपने देखा होगा जब बच्चा छोटा छोटा तुतली तुतली ज़बान में बोलता है तो बड़े भी उनके साथ में बच्चे बन जाते हैं और वो भी उसके साथ में तुतलाती बोली बोलते हैं और जैसा बच्चा कहता है उसके साथ वैसा खेलने को तैयार हो जाते हैं। तो कह रही हैं कि मैं भी उसके साथ खेलती हूँ, खाती हूँ, उसके साथ तुतलाती भाषा में बात करती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी क्या बन जाती हूँ, एक बच्ची बन जाती हूँ और बच्ची बनकर फिर से अपने नए बचपन को जीने का प्रयास करती हूँ। जिसे खोजती थी बरसों से, अब जाकर उसको पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया। और आगे वो कहती हैं कि मैं जिसे खोजती रहती थी वो कई बरसों के बाद अब आज आकर मुझे मिला है और मुझे छोड़कर वो जा चुका था, चला गया था, भाग गया था, लेकिन फिर से उस बचपन को मैं अपनी बिटिया के साथ में, उसके बचपन के साथ में जीती अपने आप को महसूस करती हूँ, क्योंकि ये बड़ा ही सुंदर समय है। ये कविता हमारी समाप्त हो चुकी है और आपका ये जो पद्य खंड है, इस पद्य खंड का ये अंतिम पाठ है, क्योंकि इसके बाद हमारा जो कविता पाठ है वो सारा ही समाप्त हो जाता है। आपके इस पद्य खंड में टोटल 9 चैप्टर हैं जो कि हम पूरे कर चुके हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न उत्तर। वस्तुनिष्ठ प्रश्न।
पहला, कवित्री को बार बार क्या याद आती है? इसका जवाब है कवित्री को अपने बचपन की मधुर याद बार बार याद आती है। दूसरा प्रश्न, बचपन में कवित्री के रोने पर काम छोड़कर कौन आई? इसका उत्तर है ब, कवित्री की माँ। बचपन में जब कवित्री रोती हैं तो उनकी माँ काम छोड़कर आती हैं। फिर है अति लघुत्रात्मक प्रश्न। पहला, कवित्री को बचपन में आंसू के मोती आज कैसे लगते हैं? तो कवित्री को अपने बचपन में आंसू के जो मोती हैं वो आज बड़े ही प्यारे लगते हैं, क्योंकि आज वो हमारे आसपास है नहीं, हमें मिलते नहीं हैं। और वो जो समय है वो बड़ा ही अतुलित समय होता है, तो ऐसा समय हमें दोबारा नहीं मिल पाता है। दूसरा प्रश्न, कवित्री की बिटिया कवित्री को क्या खिलाना चाह रही थी? कवित्री की बिटिया उन्हें मिट्टी खिलाना चाहती थी। लघुत्रात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न, किलकारी किल्लोल मचाकर सोना घर आबाद किया, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति का भाव यह है कि छोटे बच्चे जो होते हैं घर में बिना मतलब जोर जोर से किलकारी मारते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, किल्लोल करते रहते हैं। चाहे उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता है, किसी ज़िद की पूर्ति करनी है, तब भी वो इसी का ही सहारा लेते हैं और ज़ोर ज़ोर से रोना प्रारंभ कर देते हैं। और उसके बाद उनके रोने को सुनकर घर वालों का मन पसीज जाता है और वो उसकी इच्छा पूर्ति कर देते हैं, उसकी ज़िद पूरी कर देते हैं। तो इसी भाव को वो इस पंक्ति में प्रस्तुत करते हैं कि किलकारी किल्लोल मचाकर सोना घर आबाद किया। और ये जो दृश्य होता है, घर जिसमें बच्चा पहले नहीं है और अचानक से किसी बच्चे का आगमन होता है, तो उस घर का उस घर का जो सूना आंगन है वो आबाद माना जाता है। दूसरा प्रश्न, नैन नीर युत दमक उठे पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। यहाँ नैन नीर युत दमक उठे का मतलब है कि जब कवित्री कहती हैं कि मैं रोई तो मेरी माँ दौड़कर आई और उसने मुझे अपनी गोद में उठा लिया और उसके बाद में मेरे गालों को चूम चूम कर मेरे जो गीले गाल थे उन्हें सुखा दिया और फिर मुझे और प्रसन्न करने के लिए मेरे जो दादा हैं उन्होंने मुझे चंदा दिखलाया और उस चंदा को देखकर, उस चाँद को देखकर मेरी जो नेत्र थे जिनमें आंसू बह रहे थे वो चमक गए। यानी वो दृश्य जो चाँद का है उसे देखकर वो प्रसन्न हो उठे। अगला प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न। मेरा नया बचपन कविता का सारांश लिखिए। तो हमने इस कविता को बहुत अच्छे से समझ लिया है, इसे आप अपने शब्दों में सारांश के रूप में लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न, जीवन में बचपन की क्या क्या विशेषताएं ऐसी हैं जो हमें आज भी याद आती हैं? इस प्रश्न का उत्तर भी आप स्वयं अपने स्मरण के आधार पर लिखेंगे। यानी आपका जो बचपन है जो बीत चुका है, उस बीते हुए बचपन में चाहे तो अपने घर पर आप अपने माता पिता से भी इस बारे में मदद ले सकते हैं कि बचपन में हम में क्या क्या विशेषताएं थी या हम कैसी हरकतें करते थे या क्या करते थे, जो हमें स्वयं भी आज याद है या घर वालों से भी पूछा जा सकता है। व्याख्यात्मक प्रश्न। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं डैश सोना घर आबाद किया, प्रस्तुत पद की व्याख्या कीजिए। और दूसरा प्रश्न है, हुआ प्रफुल्लित हृदय डैश फिर से आया, पद की व्याख्या कीजिए। इन दोनों व्याख्याओं को आप व्याख्या करने का जो तरीका है, जो पैटर्न है, उसी के आधार पर व्याख्या कर सकते हैं। थैंक यू।